हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एचआर टेक्निकल क्लासेस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पीपीसीएल टीजी2 2022 की वैकेंसी के लिए जिसके टोटल पोस्ट की संख्या 891 है, मैराथन क्लासेस स्टार्ट किया गया हमारे चैनल पर। और इसका पार्ट वाइज करके हम वीडियो क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं। ठीक है, तो आज की हमारी वीडियो का जो ये मतलब कि पार्ट है वो तीसरा पार्ट है। यूपीपीसीएल जो मैराथन क्लास चला रहे हैं उसका तीसरा पार्ट हम मतलब यहाँ पे कवर करेंगे, जिसमें 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम कवर करने जाएंगे। फ्रेंड्स, आज एक ज़रूरी सूचना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक डिस्क्रिप्शन में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडीएफ का लिंक डाल देंगे, जहाँ से आप उसको डाउनलोड करके और आसानी से उसको क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। इसमें आपके कंप्यूटर के और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निकल क्वेश्चन है उनके पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम आज का सेशन चालू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, चूँकि दो पहले के सेशन ख़त्म हो चुके हैं जिसमें 75 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिया है। आज हम मतलब कि आगे आज 76 से 50 क्वेश्चन और कवर करेंगे। इसमें आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि गतिज प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करने का सूत्र कौन सा होता है। मतलब कि डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि अगर डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ की अगर फार्मूले की बात की जाए तो उसका फार्मूला होता है E=BLV sin थीटा। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि वोल्टेइक सेल होती है। वोल्टेइक सेल एक प्रकार की जो होती है वो प्राइमरी सेल होती है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन लेड एसिड सेल हो गई, ये सब जो होती है आपकी सेकेंडरी सेल होती है। प्राइमरी सेल के बारे में आपको जानना होगा, वो सेल होती है जो जिसको एक बार चार्ज कर दिया जाए, यूज करने के बाद दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता है, वो होती है प्राइमरी सेल। और जिसको बार बार चार्ज करके अगेन एंड अगेन यूज किया जा सकता है, वो होता है सेकेंडरी सेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से किस कारक को कम करके प्रतिरोध को बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पे अगले स्लाइड में देखेंगे कि किस कारक को कम करके प्रतिरोध को बढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए, किस कारक को कम करके प्रतिरोध को बढ़ाया जा सकता है, मतलब किसका मान कम होगा तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। देखिए फार्मूला होता है R=ρ×L/A, यानी कि A का मान अगर बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को A से प्रदर्शित करते हैं, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि 250 वाट 250 वोल्ट वाले लैंप का प्रतिरोध कितना होगा। फार्मूला आपको मालूम है कि रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है V² बटा में P। तो V की वैल्यू कितना दिया है, 250। तो 250 गुणे 250 जब आप करिएगा तो कितना वैल्यू आ जाएगा जी, एक मिनट आपको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। R बराबर होता है V² बटा में P। ठीक है, तो V की वैल्यू दिया है 250 गुणे 250 और P का भी वैल्यू दिया है 250। तो एक से कट जाएगा, कितना बचेगा, 250 में आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, फार्मूला याद रखेंगे, किसी प्रकार के न्यूमेरिकल में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। फार्मूले के जितने भी पीडीएफ हैं, जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलेज हैं, उसका पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके उस फार्मूले को क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। उस पर एक सेपरेट वीडियो भी मैं बना दूंगा कि किस प्रकार से कौन से फार्मूले को कहाँ यूज करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया कि परमियंस का मात्रक क्या होता है। पहले तो ये समझ लीजिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परमियंस। परमियंस जिस प्रकार से इलेक्ट्रिकल सर्किट में कंडक्टेंस होता है जो विद्युत धारा के प्रवाह को सपोर्ट करता है, उसी प्रकार मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स के प्रवाह को मतलब कि सपोर्ट करने के लिए, बढ़ाने के लिए परमियंस होता है। इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो हेनरी होती है। और अगर लेकिन ऑप्शन में दिया हुआ है तो उसके हिसाब से इसकी जो इकाई होती है वेबर प्रति एम्पियर टर्न। आपको मालूम है कि परमियंस बराबर होता है एमएमएफ, सॉरी यहाँ पे φ/NI होता है, φ/mmf, ये फार्मूला आपका होता है। तो फाई का मतलब वेबर हो जाता है, एमएफ का मात्रक मतलब कि एम्पियर टर्न होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि रिलक्टेंस की यूनिट क्या होती है। रिलक्टेंस, यह रिलक्टेंस किसी मैग्नेटिक सर्किट का वह गुण है जो उसमें फ्लक्स प्रवाह का क्या करता है, जो विरोध करता है। तो इसको एस से प्रदर्शित करते हैं। एस बराबर होता है एमएमएफ बटा में फाई। एमएमएफ का मात्रक क्या होता है, एम्पियर टर्न, और फ्लक्स का मात्रक वेबर। तो एम्पियर टर्न प्रति वेबर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1.1 किलो ओम प्लस 10% वाले प्रतिरोधक का मान कितना होगा। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, आपको हम यहाँ पे एक चीज़ बता दे रहे हैं कि जो आपका कलर कोडिंग का मतलब कि जो जितना प्रकार का भी क्वेश्चन आ रहा है, कलर कोडिंग से संबंधित आपको एक चार्ट होता है कि किस मतलब कि बैंड का किस कलर का कौन सा वैल्यू होता है, उसका हम एक फ़ोटो या उसका जो होता है पीडीएफ हम इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वहाँ से आप उसको देख करके और याद कर लीजिएगा। ऑटोमेटिक रूप से जितना भी रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालने वाला फार्मूला हो क्वेश्चन होगा वो आपका सॉल्व हो जाएगा। और इस पर एक हम सेपरेट वीडियो भी बना के 5-7 मिनट का बता देंगे। अब इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा और वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसमें नहीं बता रहे हैं। चलिए आगे ध्यान दीजिए।
आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक 10 ओम का प्रतिरोध 5 ओम के प्रतिरोध से पैरेलल में जुड़ा हुआ है, तो टोटल प्रतिरोध की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो आपको मालूम है कि 10 ओम का रेजिस्टेंस जो है वो 15 ओम से क्या हुआ है, 5 ओम से पैरेलल में जुड़ा है, यानी कि एक 10 ओम का प्रतिरोध है और ये है आपका 5 ओम का प्रतिरोध, ये दोनों आपस में पैरेलल में जुड़े हैं। तो फार्मूला आपका क्या होता है जी, 1/R = 1/R1 प्लस 1/R2। इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो एक फार्मूला और ये होता है कि R = R1R2 बटा में R1 + R2। ठीक है, R1 R2 की जगह 10 और 5 रख दीजिए, किसी को भी अल्टरनेट करके रख सकते हैं। जब आप सॉल्व करेंगे तो 3.33 ओम आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है कि डिस्चार्ज के पश्चात लेड एसिड सेल की पॉजिटिव प्लेट का रंग कैसा हो जाता है। तो स्लेटी हो जाता है, इसमें कोई वो नहीं है, आपको याद कर लेना है। ताप गुणांक का प्रतीक कौन सा होता है। तो ताप गुणांक का जो प्रतीक होता है वो होता है आपका अल्फा। अल्फा से इसको क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकन तीव्रता का मात्रक क्या होता है। चुंबकन तीव्रता का जो मात्रक होता है वो फ्रेंड्स होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, चुंबकन तीव्रता को हम आई से प्रदर्शित करते हैं और आई बराबर होता है एम बटा में ए। एम क्या है, जो आपका मैग्नेट होता है, मैग्नेट का जो पोल होता है, पोल की जो सामर्थ्य होती है उसको एम से, ध्रुव सामर्थ्य बोलते हैं, ध्रुव सामर्थ्य। अब बटा में जो ध्रुवों का क्षेत्रफल होता है उसको क्या कहते हैं, मतलब कि ए से प्रदर्शित किया जाता है क्रॉस सेक्शन एरिया को। ठीक है, तो एम ध्रुव सामर्थ्य को हम वेबर उसका मात्रक होता है और जो आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है उसका मीटर स्क्वायर। तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर बोलिए, मीटर स्क्वायर बोलिए, उसका मतलब कि मात्रक हो जाएगा चुंबकन तीव्रता का वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें आपको। अगला क्वेश्चन है कि 1 जूल किसके बराबर होता है। तो 1 जूल 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से अस्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ क्या है। देखिए, तांबा म्यू मेटल और परम मिलाए से तो मैग्नेट बनाया जा सकता है। अगर वो फेरोमैग्नेटिक होगा तब भी जाकर उसका मैग्नेट बनेगा। एल्निको, एल्युमिनियम प्लस निकिल प्लस कोबाल्ट, इन तीनों को मिला करके हम क्या करते हैं परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि कोबाल्ट का प्रयोग करके हम परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं। तो लेकिन अगर हम तीनों को मिला के बनाते हैं तो जिस प्रकार का हमको रेजिडुअल मैग्नेटिज्म या जिस प्रकार का मतलब कि पावरफुल मैग्नेट चाहिए, हम आसानी से क्या कर सकते हैं, उसको बनाया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी सेल जो है वो रुक रुक कर विद्युत धारा प्रदान करती है। तो वो होती है लेक्लांची सेल। और लेक्लांची सेल एक ऐसी मतलब कि बैटरी है, सेल या सेलों के समूह कोई बैटरी कहते हैं। तो वो मतलब कि स्टेप वाइज करके क्या करेगी, आपको मतलब कि वोल्टेज प्रदान करेगी। जैसे टेलीफोन लाइनों में जो आपकी सेल प्रयोग की जाती है वो होती है लेक्लांची सेल। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 36 किलो ओम प्लस 4% वाले रजिस्टेंस का रंग निर्धारण कितना होगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है कि फिर आपका एक प्रकार से ये क्वेश्चन आ गया। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार हर मतलब कि पार्ट में एक नया क्वेश्चन आ रहा है। इस पे आज मैं एक वीडियो बना करके आपको सेपरेटली डाल दूंगा। उसके बाद आपको किसी भी प्रकार का कलर कोडिंग वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे छोड़ देते हैं क्योंकि टाइम लंबा लग जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है कि फ्यूज तार में लेड और टिन की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो लेड की मात्रा कम होती है 37% और टिन की मात्रा होती है 63%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नाइफ स्विच अधिकतम कितने एम्पियर की धारा क्षमता के बनाए जाते हैं। पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था कि 32,000 एम्पियर, तो मैक्सिमम पूछा है तो 1000 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। देखिए, पोर्सेलिन, माइका, एस्बेस्टस और बेकेलाइट, ये चारों क्या हैं, आपके इंसुलेटर मटेरियल है, इंसुलेटिंग मटेरियल है। लेकिन नाइक्रोम एक ऐसा पदार्थ है जो कि जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह कराया जा सकता है। तो अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शंस नाइक्रोम इज द बेस्ट आंसर इन दिस। ओके, अगला है कि रंग तालिका के अनुसार बैगनी रंग की दूसरी पट्टी का मान कितना होता है। तो देखिए, एक ट्रिक होता है, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ। ये मैं वीडियो जब बनाऊंगा तो आपको बना दूंगा। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट। तो वॉयलेट कितने नंबर पर आ रहा है, 0 1 2 3 4 5, सॉरी यहाँ पे 2 चीज़ और छूटा है, बीबी रॉय होता है, ROY होता है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पर वॉयलेट आ रहा है, तो 7 नंबर पट्टी क्या होगा, आपका दूसरी पट्टी का मान होगा। देखिए, यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, जैसे ही वीडियो बना के डालूंगा आपको कलर कोडिंग से किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रह जाएगा। अब आगे जो भी क्वेश्चन आएगा उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी पदार्थ के परमाणु का सबसे हल्का भाग क्या होता है। इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का होता है। ठीक है, प्रोटॉन उससे 1845 गुना क्या होता है, भारी होता है। और प्रोटॉन के लगभग बराबर होता है क्या, न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन है, फिर कलर कोडिंग आ गया, छोड़ देते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है कि एक मोटे चालक की अपेक्षा पतले चालक में बहने वाली धारा का मान क्या होगा। आप खुद से बताइए कि एक मोटा पाइप है और एक पतला पाइप है, पानी किस में ज़्यादा जाएगा।
डेफिनेटली मोटे वाले पाइप में पानी क्या होगा, ज़्यादा प्रवाहित होगा। उसी प्रकार विद्युत धारा का भी कॉन्सेप्ट है, जितना मोटा तार होगा उतना अधिक विद्युत धारा का क्या होगा, प्रवाह होगा। तो सीधे सीधे मोटे चालक की अपेक्षा पतले चालक में धारा क्या होगी, कम होगी, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। पानी और धारा सेम, आप कॉन्सेप्ट लेके चलिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार का घोल विद्युत का कुचालक है। देखिए तेजाब H2SO4, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह कराया जा सकता है। नमक मिला पानी, ये भी होता है। पानी मिला क्षार, ये भी। अल्कोहल जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम अनुसार कौन सा मतलब कथन सही है। आपको फार्मूला M बराबर ZIT, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा जो आपका ITI का बुक है उसमें, आप जब आप ये सेल एवं बैटरी पार्ट में ये आपको टॉपिक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फ्रेंड्स देखिए, जो आपका वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, जो आपके MCQs होते हैं, वो उसमें आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको बुक पढ़नी पड़ेगी, बार बार मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे आप रिवीजन करने के लिए आइए, आधे घंटे का टाइम हमको दीजिए, खाने के बाद या खाते समय जब भी आपको टाइम मिले ये वीडियो जरूर देख लीजिए, ताकि आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ही बेनिफिशियल होगा। इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन क्या किए जाएंगे, पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1 कूलाम की विद्युत किसी इलेक्ट्रोलाइट में प्रवाहित करने पर मुक्त द्रव्यमान क्या होता है। विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है, ECE उसको बोलते हैं, ठीक है। विद्युत रासायनिक तुल्यांक, इसका ये सीधे सीधे आपसे क्या किया है, ये सीधे सीधे इसने परिभाषा ही पूछ दी है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर जो पदार्थ मुक्त होता है उसी को विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहा जाता है। तो ये पूछा है कि 1 कूलाम का मतलब क्या है, Q=IT। आई का मान 1 एम्पियर, समय सेकेंड को 1 रखेंगे तो 1 गुणा 1 बराबर 1 कूलाम होगा कि नहीं। तो उसी को तो पूछा है जी, 1 कूलाम यानी कि 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर जो मुक्त द्रव्यमान होता है उसी को विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ही आपको ये परिभाषा याद रहेगी, ऑप्शन देखते ही आप क्या करेंगे, फटाक से टिक मार देंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि विद्युत की मात्रा का मात्रक क्या होता है। देखिए आगे ऑप्शन दिया हुआ है, विद्युत की मात्रा का मात्रक, विद्युत की मात्रा को ही आवेश बोला जाता है, ये ध्यान रखिएगा। परिभाषा है ये कि विद्युत की मात्रा को आवेश कहते हैं, या आवेश किसको कहते हैं, विद्युत की मात्रा को। तो Q बराबर IT, अभी मैंने बताया भी, तो ये होता है आपका कूलाम, ठीक है। अगला है कि निम्न में से किस विधि में धारा के रासायनिक प्रभाव का प्रयोग नहीं किया जाता है। देखिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग में प्रयोग किया जाता है, सेल में भी, और धातु शोधन यानी कि धातुओं को शुद्धिकरण में भी क्या किया जाता है, अयस्क से धातु बनाने में भी विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन जो होगा वो सही नहीं है। एक अच्छा सेल कौन सा माना जाता है, जिस सेल का रेजिस्टेंस क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा, वही क्या होगा, सेल अच्छा होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस कम होने से उसमें जो I स्क्वायर R लॉसेज होंगी वो क्या होंगी, कम होंगी। तो इंटरनल रेजिस्टेंस उसका क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए 1.5 वोल्ट के सेलों से 3 वोल्ट की घंटी बजाने के लिए उन्हें किस क्रम में जोड़ेंगे। देखिए ये क्वेश्चन समझिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कुछ सेल हैं आपके पास 1.5 वोल्ट की, और आपको वोल्टेज चाहिए कितना, 3 वोल्ट। तो आपको मालूम है कि जब सीरीज में वोल्टेज सेलों को जोड़ा जाता है, प्लस माइनस करके ऐसे जोड़ दिया आपने, तो ये आपको यहाँ पर आउटपुट में जो वोल्टेज मिलता है, V1 इसका वोल्टेज है, इसका V2 वोल्टेज है, तो V बराबर टोटल दोनों का वोल्टेज का योग मिलता है, V1 प्लस V2। तो 1.5 वोल्ट के 2 वोल्ट उसको सेलों को जब सीरीज में जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 3 वोल्ट का वोल्टेज मिल जाएगा। उससे आप घंटे क्या कर सकते हैं, बजा सकते हैं। अगर वही 1.5 वोल्ट के दोनों सेलों को हम क्या करते हैं, पैरेलल में जोड़ दिए रहते, तो पैरेलल में जोड़ने के पश्चात जो आपका टोटल आउटपुट वोल्टेज मिलता है यहाँ पे, वो 1.5 वोल्ट के बराबर ही होता है, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, एक समान होता है। क्लियर हो रही है बात। अगला क्वेश्चन दिया है कि लेड एसिड बैटरी में प्लेटों को शॉर्ट होने से बचाने के लिए क्या प्रयोग करते हैं। देखिए प्लस माइनस, तो 2 प्लेटों को शॉर्ट होने से बचाने के लिए बीच में क्या कर दिया जाता है, एक सेपरेटर डाल दिया जाता है। तो सेपरेटर डाल देने से क्या होता है, दोनों प्लेटें आपस में भिड़ती नहीं है, मतलब सटती नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका ये आंसर। अगला है कि बैटरी की क्षमता दक्षता किस बात पर निर्भर करती है। तो बैटरी की दक्षता उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, डिस्चार्ज की रेट पर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड करती है। किस प्रकार से टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो उसकी दक्षता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। डिस्चार्ज रेट, अगर छोटी सी बैटरी है या बड़ी बैटरी है, ज़्यादा लोड लगा दिए, यानी कि डिस्चार्जिंग करंट की वैल्यू ज़्यादा बढ़ गई, तो उसकी प्लेटें क्या हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं। अब ये देखिए बैटरी आप पार्ट पढ़ेंगे जब, उसमें तो पूरा का पूरा बैटरी का आपका क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके चलते क्या होता है, दोष भी उत्पन्न होता है। हाई रेट पर डिस्चार्ज करेंगे तो प्लेटें मुड़ जाती हैं, उस दोष को क्या कहा जाता है, बकलिंग दोष कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन में आप ये सोच रहे हैं कि पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको किताब पढ़ना पड़ेगा। बार बार मैं बोल रहा हूँ, किताब पढ़िए, किताब पढ़ने के बाद ही आप यहाँ पे आकर के ऑब्जेक्टिव क्या कीजिए, हल कीजिए। ऑब्जेक्टिव अगर हल करने बैठ भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है, कागज़ पे नोट कर लीजिए कि आपको बैटरी का पार्ट पढ़ना है, बैटरी पार्ट पढ़ना है, मैग्नेट पार्ट पढ़ना है, मूल विद्युत पढ़ना है। उसके बाद जैसे ये वीडियो खत्म होता है आप वहाँ पे भिड़ जाइए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर आगे जब इस वीडियो को दोबारा देखने आएंगे तो फिर आपके पास कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। उसके बाद भी डाउट रह जाए तो हम हैं, आप उसमें कमेंट बॉक्स में पूछिए, हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, हम आपको हर क्वेश्चन का जवाब देंगे। अगला है
कि पूरी तरह चार्ज लेड एसिड बैटरी का पता लगाने के लिए निम्न में से कौन सी जांच करेंगे। देखिए पहले तो वोल्टेज चेक कर लेंगे कि वोल्टेज आपका बढ़िया आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वोल्टेज अगर बढ़िया है तो चार्ज आ गई। अपेक्षिक घनत्व जो हाइड्रोमीटर कल हमने बताया था, हाइड्रोमीटर से उसका क्या करेंगे, अपेक्षिक घनत्व नाप लेंगे। और अगर गैस मतलब निकल रही है तो वो भी एक चार्ज की निशानी होती है। तो उपयुक्त सभी जो होते हैं वो आपका चार्ज की कंडीशन पता लगाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, अगला है कि लेड एसिड बैटरी की वाट आवर एफिशिएंसी कितनी होती है, वो होती है 80%। ठीक है, वाट आवर एफिशिएंसी पूछा है, ध्यान रखिएगा 72% से 80% के बीच में होती है लेड एसिड बैटरी की वाट आवर एफिशिएंसी। वही अगर एम्पियर आवर एफिशिएंसी पूछेगा तो वो होती है लेड एसिड सेल की 90% तक। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है कि आवेश का प्रतीक क्या होता है, क्यू होता है आपको। अगला क्वेश्चन है कि 250 वाट का हीटर 15 मिनट तक 250 वोल्ट की सप्लाई पर चलने से कितनी ऊष्मा जूल में उत्पन्न करेगा। देखिए आपको यहाँ पर थोड़ा डिटेल में बता देते हैं। ऊष्मा का फार्मूला होता है H बराबर आई स्क्वायर आर इंटू टी। आई स्क्वायर आर को तो हम पी भी तो बोलते हैं ना जी, पी बराबर आई स्क्वायर आर फार्मूला होता है कि नहीं होता है। तो पी गुणे टी कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, आप बताइए कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। तो कह सकते हैं, तो ठीक है। तो पी का वैल्यू कितना दिया है 250 वाट और समय का मान कितना दिया है जी 15 मिनट। तो आप ध्यान दीजिए इसका मान कितना दिया है 250 वाट। अब 15 मिनट को जब आप कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, क्योंकि समय जो होता है वो सेकंड में होता है, तो इसको जब आप गुणा कर देंगे तो 250 गुणे 15 गुणे 60 जब करिएगा तो उस स्थिति में आपका 20,000 यहाँ पे गुणा करिए। यहाँ पे 15 सेकंड 90 900 हो जाएगा, 250 9 100 कितना हो जाएगा 225 और उसके बाद 000 बढ़ा दीजिए तो इतना आपका जूल में क्या हो जाएगा वैल्यू आ जाएगा 200 सैकड़ा आ जाएगा 2,25,000 जूल। अब यहाँ पे ऑप्शन में देखिए क्या दिया हुआ है आपको 2,25,000 जूल। आप आराम से फार्मूला बस ध्यान रखिए H बराबर आई स्क्वायर आर टी। जब भी आपको ऊष्मा का मान पूछेगा इस फार्मूले को अप्लाई कर देना है। आई स्क्वायर अगर आई का भी मान दिया रेजिस्टेंस का कभी कभी आई का मान दे देता है, रेजिस्टेंस का वैल्यू दे देता है और आपसे समय दे देगा तो वहाँ पे आई स्क्वायर आर का मान वैल्यू रख के निकाल लेंगे। यहाँ पे आई स्क्वायर आर नहीं दिया, सीधे पी दे दिया है तो और आसान हो गया, आराम से आप वैल्यू रख करके। और अब यहाँ पर देखिए पावर का फार्मूला आपको चारों नहीं मालूम रहेगा। आप पावर के 3 फार्मूले होते हैं, पी बराबर भी आई, पी बराबर आई स्क्वायर और पी बराबर भी स्क्वायर बाई आर। कहाँ पे किसको अप्लाई करना है इसी चीज़ से पता चलता है। आई स्क्वायर आर दे दिया तो यहाँ पी रख सकते हैं हम। अगर यहाँ पे भी स्क्वायर बाई आर दिया रहता, वोल्टेज और रजिस्टेंस की वैल्यू दी रहती तो वहाँ से भी आप क्या कर सकते थे, आसानी से निकाल सकते थे। तो फार्मूले को किस प्रकार से अप्लाई करना है ये भी आपको मालूम होना चाहिए, इसके लिए आपको फार्मूला याद होना जरूरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 2 ओम के प्रतिरोध वाले तार की लंबाई बढ़ा दी जाती है, दोगुनी कर दी जाती है और कटाक क्षेत्रफल घटा के आधा कर दिया जाता है, तो नया प्रतिरोध कितना होगा। देखिए फार्मूला होता है R बराबर रो इंटू एल बाई ए। लंबाई क्या कर दी जाती है 2 गुना कर दी जाती है, लंबाई बढ़ा के 2 गुना कर दी गई, क्रॉस सेक्शन घटा के 2 गुना कम कर दिया गया, यहाँ पे बटा 2 कर दीजिए, ये 2 क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा। तो नया रजिस्टेंस जो हो जाएगा R इंटू रो इंटू 4L बटा में ए। अगर इसको कांस्टेंट मान लें तो रेजिस्टेंस पहला वाला जो हो जाएगा वो दूसरे रेजिस्टेंस के 4 गुना हो जाएगा कि नहीं हो गया। तो पहले था 2 ओम तो बाद में कितना हो जाएगा 8 ओम। ठीक है, एक बात ध्यान रखिए कि आर जो होता है वो एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। तो ये घट गया तो अब रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा ना जी, ये भी बढ़ ही रहा है तो ऑलरेडी, तो ये भी बढ़ गया ये भी बढ़ गया। तो इस प्रकार से 8 गुना 4 गुना क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी लंबाई। अगर 2 ओम का है तो कितना हो जाएगा 8 ओम हो जाएगा। अगर यही 1 ओम का रहता तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाती 4 ओम हो जाती। ठीक है, जितना भी ये प्रीवियस वैल्यू दिया रहेगा 2 ओम दिया तो उतने गुना से क्या कर देंगे 4 गुना से हम क्या कर देंगे गुना कर देंगे। अगर यही 3 गुना रहता तो 9 गुना क्या हो जाता अधिक हो जाता। क्लियर। अगला है कि निम्न में से ताप गुणा का प्रतिरोध है तो अल्फा है 1 किलोमीटर किग्रा मीटर कितने के बराबर होता है तो 9.81 जूल। ये तो बहुत आसान है क्वेश्चन, आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। अगला है कि कैलोरी किसका मात्रक है, कैलोरी जो होता है उसमें ऊर्जा का मात्रक होता है। ठीक है, भार का मात्रक होता नहीं है, भार का मात्रक किलोग्राम होता है, शक्ति का मात्रक वाट होता है, यांत्रिक ऊर्जा का मात्रक ब्रेक हार्स पावर या हार्स पावर होता है, तो उसमें ऊर्जा का मात्रक क्या होता है कैलोरी होता है। अगला है कि लेड एसिड सेल का पूर्ण चार्ज अवस्था में विद्युत वाहक बल कितना होता है, देखिए 2.2 वोल्ट होता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगला है कि 6 वोल्ट प्रत्येक 6 सेल हैं, प्रत्येक 6 वोल्ट को श्रेणी में जोड़ते समय भूलवश एक सेल विपरीत में जुड़ जाए तो कुल वोल्टेज रेटिंग कितनी होगी। यहाँ पे ध्यान रखिए फ्रेंड, आपको एक बढ़िया हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। देखिए 6 सेल दिया हुआ है, 6 सेल है, एक सेल और इसको हम सीरीज में जोड़ रहे हैं 2 3 4 5 और उसके बाद बोल रहा है कि एक सेल जो है गलती से उल्टा जुड़ जाती है, यानी कि प्लस इधर हो गया माइनस इधर हो गया। अब पूछ रहा है कि आउटपुट वोल्टेज कितना हो जाएगा। ठीक है, किरचॉफ का नियम लगा दीजिए, ये ए मान लीजिए और ये बी मान लीजिए, यहाँ पे हो गया भी ए बी।
टोटल वोल्टेज दोनों सिरों के बीच का कितना हो जाएगा, VAB हो जाएगा। ठीक है, तो अब जब आप यहाँ लगाएंगे, ये मान लो V1, ये मान लो V2, ये मान लो V3, या सीधे सीधे आप वैल्यू रख दीजिए 1.5 वोल्ट का, आप यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए 1.5, यहाँ भी 1.5, यहाँ भी 1.5, यहाँ भी 1.5, यहाँ भी 1.5 और यहाँ भी 1.5। ठीक है, अब यहाँ पे लगाइए फार्मूला 1.5, अब प्लस आगे बढ़ते जाइए, इधर की तरफ से आगे बढ़िए। ठीक है, प्लस 1.5, इसका 1.5 और इसका 1.5। देखिए मतलब कहने का ये कि सारे एक सीरीज में जुड़े हुए हैं और ये क्या उल्टा जुड़ गया, तो यहाँ पे ये जुड़ेगा नहीं, माइनस हो जाएगा वोल्टेज। तो यहाँ पे 1.5 4 6 वोल्टेज हो गया और ये 1.5 7.5 में से 1.5 घटाएंगे तो वोल्टेज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 वोल्ट हो जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। किधर गया क्वेश्चन अपना, ये 6 वोल्ट आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक मध्यम वोल्टेज केबल की कितने वोल्टेज तक बनाए जाते हैं, तो 650 वोल्ट तक आपका मीडियम वोल्टेज केबल का रेंज होता है। कहीं कहीं पे आपको 1100 वोल्ट तक के भी मिलेगा, तो आप 650 वोल्ट ऑप्शन में दिया हुआ है तो आप ध्यान रखिएगा। देखिए LT जो होती है वो होती है 250 वोल्ट से लेकर 650 वोल्ट तक। ठीक है, और जो आपका मीडियम वोल्टेज होता है वो 650 से 1100 तक आपका मीडियम वोल्टेज में आ जाता है। HT केबल जो होती है 11,000 से 22,000 वोल्ट के बीच में आ जाती है। उसके बाद आपका ST आ जाता है सुपर टेंशन 33 किलो वोल्ट से 66 किलो वोल्ट तक। एक्स्ट्रा हाई टेंशन में चले जाएंगे तो 66 किलो वोल्ट से ऊपर, और वही एक्स्ट्रा हाई सुपर टेंशन में चले जाएंगे तो 132 किलो वोल्ट से ऊपर। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा जो बोले हैं हम उसको। एल्युमिनियम की वस्तु को जोड़ने के लिए किस सोल्डर का प्रयोग किया जाता है, एल का पी का यूज किया जाता है, ये याद करना है आपको। शुद्ध धातुओं का प्रतिरोध तापमान बढ़ने से क्या होता है, ध्यान रखिए जितनी भी धातुएं होती हैं उनका टेम्परेचर बढ़ाने से उनका रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। उसी को पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट PTC बोलता है। जिस भी मतलब पदार्थ का रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने से प्रतिरोध घटता है उसको NTC नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, अगले आगे आगे है हमारी लास्ट स्लाइड है कि तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध लोहे की तुलना में 8 गुना क्या होता है, कम होता है। तांबा वैसे भी उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बल्ब का जलना विद्युत धारा का कौन सा प्रवाह है, ऊष्मीय प्रवाह है जी। देखते नहीं है बल्ब जब जलता है तो मतलब कि टंगस्टन का जो फिलामेंट लगा होता है बिल्कुल लाल हो जाता है और उसमें से गर्मी भी निकलते रहती है। जो पहले 100 वाट का बल्ब आता था, अब तो LED आ गई है, तो LED तो मान लीजिए वो आपका लाइट इमिशन के सिद्धांत पे काम करता है। तो यहाँ पे आपका ऊष्मीय सिद्धांत पे क्या होता है, काम करता है विद्युत बल्ब। परमाणु के नाभिक में क्या क्या पाया जाता है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं उसके नाभिक में पाए जाते हैं। उसकी कक्षा में जो होता है वो आपका इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। देखिए इस वीडियो को बनाने में किसी प्रकार की एरर मतलब कि एरर लेस बनाने की कोशिश की जा रही है। फिर भी अगर एक दो एरर आ जा रही है, अगर आपको समझ में आ रहा है कि एरर है, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में बताइए, उसको हम करेक्ट कर लेंगे। लेकिन एरर लेस ही है एक प्रकार से, मतलब कि हम बहुत कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी बात कि ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्शन में जा करके आप इन सब वीडियोज़ के जो आपका वीडियो का वो है मैं आप जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से संबंधित क्वेश्चन है, फार्मूलेज हैं, वो कंप्यूटर के PDF है, वो सारे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहाँ से जा करके डाउनलोड कर लीजिए और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। और हमारा अगर आपने टाइम टेबल का शेड्यूल नहीं देखा है तो वो भी डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के पश्चात आप उस चीज़ को, स्ट्रेटेजी को फॉलोअप कीजिए। निश्चित रूप से आपको 100%, और सीट बहुत ज़्यादा है, 891 सीट, एक बहुत ह्यूज वैकेंसी होती है। इस बार का चांस आपको मिस नहीं करना है। किसी भी तरह से दिलो दिमाग लगा करके आपको पढ़ाई करना है। हम आपके साथ हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जितने भी पढ़ाए हुए पहले के भी छात्र हैं और अभी भी जो नए लोग जुड़ रहे हैं उनको सफलता मिले। और किसी प्रकार की अगर आपको डाउट हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, हमारे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपके डाउट को दूर किया जा सके। और हम कोशिश कर रहे हैं, बहुत लोगों का मैसेज आ रहा है कि आप क्लासेज लेना चालू कीजिए, तो हम भी उसका सेटअप तैयार कर रहे हैं। अगर सेटअप नहीं भी बन पा रहा तो हम कोशिश करेंगे कि आपको किसी भी तरह से आपको क्लासेज प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाए। बाकी तब तक आप मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।